साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो सेल बायोलॉजी में कंटिन्यूस जो फॉर्म में हमने दो लगातार वीडियो दिए हैं उसके बाद का जो पोर्शन है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले दो वीडियो आ गए हैं, लगभग 20-20 मिनट के दो वीडियो हैं। उसके अंदर हमने अर्लियर जो पोर्शन है सेल बायोलॉजी का वो डिस्कस किया है। टीजीटी साइंस के ध्यान में रखते हुए विशेष टाइप से हमने क्या किया है, जो पोर्शन है सेल का जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है उसको ध्यान में रखते हुए जो कंटेंट है उसको डिज़ाइन किया गया है, या हम कह सकते हैं कि उसको सेलेक्ट किया गया है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चन है वो हमारे नोट से या हमारे ही कंटेंट से बनेगा। और ये सेल बायोलॉजी का जो पोर्शन है इसको कंप्लीट करवाने के बाद हम फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहे लगातार हमारे साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम दे, और अपनी जो लेवल है या हम कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है उसको क्या करें, बूस्टअप करें। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्रकणिकाएँ हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पहले से भी आप जानते हैं कुछ जो पॉइंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल हैं। ये कुछ हम कह सकते हैं कि इसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको पहले से ही पता है। इन्हीं सभी पॉइंटों को इंक्लूड करते हुए हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली से एक सेल ऑर्गेनल और है, या हम कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल और भी है, जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। दो सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिसके पास क्या होगी, डबल मेम्ब्रेन होती है। बाकी न्यूक्लियस के पास क्या होगी, डबल मेम्ब्रेन होगी। तो डबल मेम्ब्रेन की जहाँ चर्चा होती है तो सेल ऑर्गेनल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, और एक क्या होगा वहाँ पर, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ऊर्जा का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। हम जो भी कहें कि उसमें करंट फॉर्म में जो एनर्जी करेंसी का डेवलपमेंट होगा या सिंथेसिस होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, वो कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा गया है, शक्ति ग्रह कहा गया है, या कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल वो किसके अंदर होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जैसे ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल और ईटीएस है वो कहाँ पर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ठीक है, तो इस वजह से क्या करते हैं, वहाँ से ईटीएस चलने की वजह से, जब ईटीएस चलता है तो वहाँ पर क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो मैक्सिमम जो एटीपी का जो निर्माण होगा, जो फॉर्मेशन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया, पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यानी कि जो फाइनलाइज कंप्लीट जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू रहता है। और ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। इस वजह से इसके पास क्या होगा, खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा, इसके पास अपना राइबोसोम प्रेजेंट होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है वो क्या होगी, इसके पास प्रेजेंट होती है। और साथ ही क्या होगा, एटीपीएस एंजाइम यानी कि ईटीएस प्रेजेंट होगा। तो ऑक्सीसोम या हम कह सकते हैं F0 F1 पार्टिकल वो क्या होगा, इसके पास प्रेजेंट होता है। तो एटीपी का निर्माण करने के लिए एटीपी सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो भी कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर कर एटीपी का निर्माण करवाता है। इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। इस वजह से इसके पास इसका खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एटीपी सिंथेस जो एंजाइम है वो इसके पास प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो हम स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो वही बात है कि यह क्या है कि इसमें दो मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी 2 मेम्ब्रेन, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हम स्ट्रक्चर का एस्पेक्ट्स में देखते हैं, देखिए कि सबसे बाहर पहले एक मेम्ब्रेन आउटर साइड की क्या होगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक क्या होगा, ये इनर साइड की क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट। एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन है। इस वजह से हमने क्या कहा था कि मेम्ब्रेन आउटर है और दूसरी क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होंगे, 2 मेम्ब्रेन क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। क्लियर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस घिरा हुआ होता है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं।
दोनों के बीच में आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस बोलेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, तो इसके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो राइबोसोम कौन सा है, 70S है, और यहाँ पर क्या होगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल डीएनए क्या होगा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक। और इसका मेन काम क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी सिंथेसिस, तो एटीपी सिंथेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है F0 F1 पार्टिकल भी क्या होंगे इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है, इस इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, किसको लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर। तो डबल मेम्ब्रेन है, एटीपी सिंथेसिस प्रेजेंट होता है, डीएनए और राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, इस वजह से मेनली एनर्जी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आउटर मेम्ब्रेन है, स्मूथ होती है, परमेबल होती है, इसके अंदर क्या होगा, पोरिन प्रोटीन क्या होंगी प्रेजेंट होती हैं। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है जो क्रिस्टा बनाने का काम करती है। क्रिस्टा क्या करती है, इनफोल्डिंग होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और क्या करती है, इसी पे ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसमें एटीपी सिंथेसिस में क्या करती है, सहयोग प्रदान करती हैं, या हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र को बढ़ाने का काम करती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है, आंतरिक जो झिल्ली होती है, उसके बीच का जो घिरा हुआ स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, क्रैब साइकिल चलता है। और यहाँ पर क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे डीएनए है, 70S राइबोसोम, ये यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। डीएनए कौन सा है, सर्कुलर है, सर्कुलर वर्ताकार डीएनए स्पेसिफिक किसके लिए होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के। तो प्रोकैरियोटिक सेल लाइक फीचर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं तब इनिशियल इंट्रोडक्शन में। यानी कि सेल ऑर्गेनल है, दो ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके करैक्टरिस्टिक्स किससे मिलते जुले हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से मिले जुले हुए, ठीक है। इसी वजह से इनके अंदर क्या होगा, 70S राइबोसोम और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, बाइनरी फ्यूजन प्रेजेंट होता है डिवीजन के तौर पर। तो कुछ पॉइंट हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिस्कस करें। एटीपी सिंथेसिस क्या होगा, एंजाइम प्रेजेंट होता है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन में कौन प्रेजेंट होगा, F0 F1 पार्टिकल है, ऑक्सीसोम क्या इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और यहीं पर क्या होगा, एटीपी का क्या होगा, निर्माण होता है, क्लियर। तो ये बातें हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे पार्टिसिपेट करता है। तो हम बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, क्या क्या फंक्शन रहेगा, एटीपी सिंथेसिस का काम रहेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा है, एरोबिक यानी कि वायवीय जो श्वसन होता है उसके अंदर क्या होगा, मेन रोल प्ले करता है। ये रेगुलेशन करता है किसको, अपोप्टोसिस को, या कह सकते हैं प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी कि कोई भी प्रोग्राम जो सेल को मारने का काम करता है, मृत्यु देने का काम करता है, उसमें इनिशिएटिव किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस पूरे प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि कोई सेल ऐसी है जो डैमेज हो गई है, हो सकता है कि उसमें कोई भी मेटाबॉलिकल एरर आया हो या सेलुलर लेवल पर कोई भी डिफेक्टिव फॉर्म में डेवलप हो गया है, तो उस सेल को वहाँ से सिस्टम से हटाने के लिए सेल अपने आप को क्या कर देती है, मार देती है, उड़ा देती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपोप्टोसिस बोलते हैं। और अपोप्टोसिस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, कैल्शियम को स्टोरेज करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो कैल्शियम आएगा, ये हम कह सकते हैं वेरियस जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जो कैल्शियम की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सार्कोलेमा आप जानते हैं मसल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर हुआ। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस अर्धस्वायत्त क्यों कहते हैं, कि इनके पास क्या है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, अपना प्रोटीन ये क्या कर रहे हैं, खुद बना लेते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। और इनका डिवीजन कैसा होता है, बाइनरी फिशन होता है। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, अर्धस्वायत्त या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, क्योंकि अपने लिए क्या करते हैं, कुछ चीज़ें अपने आप बना लेते हैं, कुछ के लिए न्यूक्लियस या केंद्रक पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस जो सेल ऑर्गेनल है, इस बात को कौन प्रूव करता है, इस बात को बताने का काम किसका है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का
जो एक्सप्लेन करता है कि इसका ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम या हम कह सकते हैं इसके पास जो डीएनए है और राइबोसोम ये अपनी प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो अगला सेल ऑर्गेनल आता है वो कौन सा आता है, प्लास्टिड आता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन है और ये केवल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल में क्या होगा, अब्सेंट होगा। किसके कारण आता है, किस में यूज़ आएगा, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में के लिए यूज़ होते हैं और फोटोसिंथेसिस केवल और केवल कौन करते हैं, प्लांट और लोअर प्लांट लाइक जैसे एल्गी है इसके अंदर क्या हो गए, प्रेजेंट होते हैं। यानी कि लवक दोहरी झिल्ली वाली कोशिकाएं होती है, केवल पादप और शैवाल के अंदर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनके अंदर भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, 70S राइबोसोम होगा, क्योंकि ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, तो सेम प्रॉपर्टी क्या होंगी इसके पास भी उपस्थित होती हैं। प्लास्टिड है वो 3 टाइप का होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट आता है, ग्रीन कलर का होता है, किसमें पार्टिसिपेट करेगा, फोटोसिंथेसिस में, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट है, कलर देना है, पिगमेंट है। और ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और इसके पास क्या हो गया, पिगमेंट है वो अनुपस्थित होते हैं। तो ये केवल भोजन भंडारण के लिए, भोजन का संग्रहण करने के लिए मेनली उपयोग में लिया जाता है। तो एक जो पहला क्वेश्चन है, सिंपल टाइप का जो क्वेश्चन आपसे प्लास्टिड से पूछा जाएगा तो स्ट्रक्चर को लेकर पूछा जाएगा। दूसरा नहीं है तो उसके फंक्शन को लेकर पूछा जाता है। फंक्शन में भी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट किस में होगा, फूड स्टोरेज है। तो ये फोटोसिंथेसिस क्या होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये बात भी समझ में आती है। ल्यूकोप्लास्ट है जिसके पास पिगमेंट नहीं होते हैं, तो ये फूड स्टोरेज करते हैं, ये बात भी हमें समझ में आती है। पर जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर देने का काम, कलर पिगमेंट है। कैसे, जैसे मान लो कोई फ्लोर है, कोई फ्रूट है, पकने के बाद उसमें क्या होगा, कलर अपीयर हो जाता है। पहले इनिशियल पे तो जब डेवलप होता है तो कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। बाद में अलग कलर जो आता है किसकी वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट की क्लोरोफिल और किस में कन्वर्ट हो गया है, या क्लोरोप्लास्ट है क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है। वही हम टाइप ऑफ प्लास्टिड की बात करते हैं तो पहला जो प्लास्टिड आता है वो कौन सा आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और अदर पिगमेंट भी क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से साइट कौन सी है, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट है, वो पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। पिगमेंट प्रेजेंट है कौन, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, खुद क्या करता है, बाइनरी फिगेंटन से दो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमने पहले कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की तरह, दो ऐसे कोशिकांग हैं। इस वजह से इस बात को किसने बताया, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ने। और ये कहा है कि ये दोनों ऐसे हैं जिनके पास क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल लाइक कैरेक्टर होंगे। तो उसमें कौन सा होगा, सर्कुलर डीएनए हो गया, बाइनरी फिशन हो गया, 70S राइबोसोम हो गया, ये इनके फीचर हैं। अब हम संरचना की बात करते हैं तो इसमें क्या, 2 मेम्ब्रेन है, बाहरी और आंतरिक है। इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसका जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उधर मैट्रिक्स बोला था, तो इधर हम क्या बोलते हैं, इसको स्टोमा बोलते हैं। इस स्टोमा में जो इनर मेम्ब्रेन है वो डिटैच हो जाती है और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, स्टोमा के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं। और इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, इनर मेम्ब्रेन से होगा। ठीक है। और यही जो थैलाकोइड है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे। और ऐसे कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर्स जो होंगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है। और ग्रेना किस एक को क्या कहते हैं, थैलाकोइड, और कंप्लीट को क्या कहते हैं, ग्रेना। इस वजह से क्या कहा जाता है, ग्रेना थैलाकोइड कहा जाता है। फिर जैसे स्ट्रोमा लेमिना कनेक्ट करती है, डिफरेंट को जोड़ने का काम करती है। जैसे हमारे पास क्या है, ये ग्रेना है, इस ग्रेना को जोड़ने के लिए दूसरे ग्रेना के साथ तो बीच में क्या होगा, लेयर का प्रेजेंट होता है। इसी लेयर को क्या कहते हैं, लेमिला, लेमिला ही बोलते हैं, लेमिला बोल दो। ये यहाँ पर क्या होंगे, जोड़ने का काम करता है। लाइट रिएक्शन का होगी, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में रहेगी, और डार्क रिएक्शन किसके अंदर रहेगी, स्ट्रोमा में रहेगी। ये हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर इनर मेम्ब्रेन है, अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा के अंदर कौन होगा, थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो ये जो ऐसी एक ट्यूबलाइक जो स्ट्रक्चर वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन रहेंगी, एक साथ जुड़ गए तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है। और ग्रेना है, इसके बाद ये सेमी ऑटोनोमस है तो इसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम है। स्टोर फूड भी क्या होगा यहाँ पर,
स्टार्च ग्रैन्यूल और लिपिड भी यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर्स है वो किसकी है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 मेम्ब्रेन है। स्ट्रोमा इनर पार्ट को बोलते हैं, इसमें ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। थैलाकोइड मेम्ब्रेन कोइल स्टक फॉर्म में रहती हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, ग्रेना बोल देते हैं। और इसमें क्या होगा, स्टार्च ग्रैन्यूल, लिपिड ग्रैन्यूल्स ये इसके अंदर क्या होंगे, उपस्थित होते हैं। हम जब आगे बात करते हैं तो किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेंट क्या हो, कैटिनोइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, सॉरी क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर हमने देख लिया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट है। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, अलग अलग कलर के होंगे, पीला, नारंगी, लाल, अलग अलग कलर के क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, टोमेटो के अंदर, कैरेट के अंदर, पपाया के अंदर। तो ये सभी इनिशियल लेवल पर क्या होंगे, ग्रीन होते हैं, उसके बाद क्या होंगे, रेडिश कलर के आएंगे और डिफरेंट कलर का फॉर्म कर सकता है। तो यानी कि फ्रूट के अंदर जो प्रेजेंट होगा पहले क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट, और वो क्या कलर देने का काम करता है। फिर जैसे बात करते हैं जो लुकोप्लास्ट होता है, उसमें क्या होगा, पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, इस वजह से क्या होगा, कलरलेस होता है, रंगीन होगा। मेन फंक्शन क्या है इसका, भोजन का संग्रहण करने का काम होता है, भंडारण करने का, फूड स्टोरेज का काम होता है। और ये 3 पॉइंट है, ये वेरी वेरी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। इससे क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्ट फ्रेम होता है। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। इलियोप्लास्ट किसको, ऑयल को। और प्रोटियोप्लास्ट किसको, प्रोटीन को स्टोर करता है। 3 ही हमारे पास फूड के मेन कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट है। इसको स्टोर करने का काम किसका होता है, क्लोरोप्लास्ट का, क्रोमोप्लास्ट का या प्लास्टिड का। तो प्लास्टिड नहीं है तो हम इसको क्या नाम देंगे, ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं तो एक सेल ऑर्गेनल आता है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का कोई मैक्सिमम अगर हम देखें तो कोई विशेष कोई ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, पर मैक्सिमम कई बार 1 या 2 क्वेश्चन कई बार डिजाइन हो जाते हैं और सिमिलर टाइप के क्या होंगे इस पर डिजाइन होते हैं। तो पेरोक्सिसोम क्या है, किस टाइप का है, सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन वाले 2 सेल ऑर्गेनल हमने डिस्कस ही किए हैं। कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन वाला कौन सा है, पेरोक्सिसोम। इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कौन से, ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, जो पेरोक्साइड होता है उसके मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि क्या है ये, H2O2 पेरोक्साइड है, इसको वाटर में तोड़ देंगे और साथ ही क्या होगा, ऑक्सीजन को रिलीज करवा देंगे। ये काम किसका होता है, कैटालेज है, ऑक्सीडेज है, इसका काम होता है। तो हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड जो होता है इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करवा कर और उसमें वाटर को रिलीज कर दिया जाएगा और साथ ही ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस वजह से प्लांट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि इससे ऑक्सीडेटिव जो डैमेज होगा उससे बचाने का काम करता है। कैटलेज कन्वर्ट करता है H2O2 को वाटर प्लस ऑक्सीजन में उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। एक स्मॉलर सेल ऑर्गेनल टाइप में और प्रेजेंट होता है जिसको माइक्रोबॉडी के तौर पे अगर हम देखते हैं तो ग्लाइऑक्सिसोम। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे सीड जिसके अंदर फैट या ऑयल प्रेजेंट होता है, ऑयल रिच कंटेंट होता है। तो जो जर्मिनेट करते हैं तो उस दौरान क्या होगा, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और फिर वो क्या कर ग्लूकोज का एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है। इसको इस सेल ऑर्गेनल के अंदर ये सभी चीज़ें होती हैं, इस वजह से हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम है वो क्या होगा, अबाउंडेंट है, किसमें, ऑयल रिच सीड के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कैस्टर है उसके अंदर उपस्थित होता है। ग्लाइसोक्सिसोम क्या है, स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम होता है जो जर्मिनेटिंग सीड में प्रेजेंट होगा, कि ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, जर्मिनेशन के दौरान ही क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो वहाँ पर जो स्टोर फूड है, फैट है, ऑयल है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से जर्मिनेशन प्रोसेस उसको मेंटेन किया जाता है। किसको, फैट है, किस में कन्वर्ट करता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट पे कन्वर्ट करता है। इस पूरी साइकिल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं साइटोस्केलेटन को। साइटोस्केलेटन से बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मेन तो क्या है, फिलामेंटस प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये कोशिका कंकाल कोशिका द्रव में उपस्थित प्रोटीन तंतुओं का जाल होता है। इसके कितने कंपोनेंट है, मेनली जो 3 कंपोनेंट है, एक छोटे वाले, एक बड़े वाले, एक इस पर क्या होगा, बीच वाला। बड़े वाले को ट्यूब्यूल बोलते हैं, माइक्रो वाले को क्या कहते हैं, इससे छोटा है तो माइक्रो फिलामेंट हो गया, माइक्रो ट्यूब्यूल हो गया और इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे कि इसको साइटोस्केलेटन को फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा, माइक्रो ट्यूब्यूल आता है। इसका डायमीटर क्या है, 25 नैनोमीटर्स होता है। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। यह सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। क्रोमोसोम है उनको सेपरेट करने में, या सिस्टर क्रोमेटिड उसको सेपरेट करने में किसका की है, या समसूत्री विभाजन हो।
अर्धसूत्री विभाजन हो, सभी में क्या होगा, ये स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए किसका यूज़ लिया जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल का यूज़ लिया जाता है। इस वजह से क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम का मूवमेंट करते हैं। साथ ही मूवमेंट करने वाले स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनिज्म को मोटाइल फॉर्म में रखती है, वो कौन सी है, सीलिया और फ्लैजिला। इनका निर्माण भी किससे होगा, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है। क्लियर हुआ। जैसे हम बात करते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है वो केवल और केवल किसके अंदर उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन क्या होगा, एब्सेंट होता है। इस वजह से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, साइक्लोसिस भी क्या रहेगा, एब्सेंट होता है। क्लियर। तो मेन काम क्या होगा, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए है, सेल डिवीजन के लिए है। लार्ज क्या होगा, जो स्केलेटन एलिमेंट्स है उसके तौर पे कौन होगा, माइक्रोट्यूब्यूल है, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है, 25 नैनोमीटर है। और ये सब आकार देने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है, बनाए रखने का काम करता है। तो अभी हमने किसको डिस्कस किया है, साइटोस्केलेटन के अंदर सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, माइक्रोट्यूब्यूल है। और इसका कितना डायमीटर होता है, 25 नैनोमीटर का इसका डायमीटर प्रेजेंट होता है। अगला आता है कौन सा, माइक्रोफिलामेंट है, छोटे फिलामेंट। इसमें क्या होगा, वहाँ पर अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन था, यहाँ पर कौन से हो गए, एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसका डायमीटर कितना होगा, 7 नैनोमीटर है, तो इसका डायमीटर होता है। तो प्रोटीन कौन सी, एक्टिन प्रोटीन है। इसका फंक्शन क्या होगा, सेल को मूवमेंट करने का, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके अंदर क्या पार्टिसिपेट करता है, एक्टिन। ये कौन है, माइक्रोफिलामेंट है। ये सेल डिवीज़न में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, तो साइटोकाइनेसिस कराने का काम किसका होता है, माइक्रोफिलामेंट का होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट के लिए। और इनके क्या होगा, माइक्रोविलाई फॉर्म करते हैं। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट, क्योंकि वो तो जाहिर है कि कौन सा है, 25 नैनोमीटर है, ये कितना 7 नैनोमीटर है। इन दोनों के बीच को क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। फिर कौन आता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट आता है। इनका डायमीटर कितना होता है, 10 नैनोमीटर्स के आस। और ये क्या होंगे, अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। साथ ही क्या करेगा, ये शेप को मेंटेन बनाने के कैसे, जैसे मान लो ये हमारी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के लोअर सरफेस पे क्या होंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ऐसे क्या होंगे, न्यूक्लियस के इनर मेम्ब्रेन है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, न्यूक्लियर लैमिना बनाने का काम करते हैं। मोस्ट स्टेबल साइटोस्केलेटन होता है, तो इस वजह से क्या करता है, सेल को मेंटेन करने का काम करता है सेल स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर। तो साइटोस्केलेटन के अंदर हमने कितने पॉइंट पढ़े हैं, 3, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट या ट्यूब्यूल बोलो इसको। इनका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन में सबसे बड़ा कौन सा है, माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, सीलिया फ्लैजिला वगैरह बनाने का काम करता है। इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है वो कितने हैं, 10 है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रहा है। 10 नैनोमीटर उसका क्या है, डायमीटर होता है। माइक्रोफिलामेंट होता है, उसमें क्या होगा, 7 नैनोमीटर जो एक्टिन है उसका सेलुलर मूवमेंट में पार्टिसिपेशन होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, माइक्रोट्यूब्यूल, सबसे छोटा कौन सा है, माइक्रोफिलामेंट। और ये तो वैसे भी वर्ड से क्लियर हो रहा है कि दोनों का क्या है, इंटरमीडिएट है, बीच का है। अब हम ये बात करते हैं कि जो हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा है, वो साइटोस्केलेटन का यूज़ कैसे होगा या किसके अंदर मेनली सपोर्ट करता है। तो सीलिया जो फ्लैजिला है वो मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती है, उसका अंदर मतलब क्या होगा, वहाँ पर कौन है, साइटोस्केलेटन है, वो उसका पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन जो सेल सरफेस के क्या होते हैं, आउटर कवरिंग होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीलिया बोलते हैं। हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है, और उससे अगर कोई भी अगर इनमें से एक लॉन्ग होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला बोल देंगे। ये मान लो सेल है, यहाँ पर हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो कौन है, सीलिया। और ये जिसकी एक लेंथ बड़ी है वो कौन सा होगा, फ्लैजिला हो जाएगा। ठीक है। तो सीलिया है मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। शॉर्ट होते हैं, नंबर में क्या होंगे, ये ज़्यादा होते हैं। और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ट्रेके के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो वहाँ पर ही उपस्थित रहेंगे। फ्लैजिला है, फ्लैजिला क्या होगा, लॉन्ग होगा, कम होगा संख्या में, लोकोमोशन करने का काम आता है, जैसे कौन सा होगा, स्पर्म होगा। तो इनके अंदर क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर क्या करवाती हैं, बॉडी को मूवमेंट करवाने का काम करते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर जो सेल के ऊपर न्यूमेरस हेयर आउट लाइक जो ग्रोथ प्रेजेंट होती हैं, तो ये हमारे पास कौन हो गए, सीलिया हो गए। और ये गैमेट है, गैमेट में कितने फ्लैजिला हैं, 2 फ्लैजिला मूवमेंट के तौर पे हो गया। क्लियर है। तो सीलिया फ्लैजिला क्या होंगे, ये होंगे। तो इनके अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कितना होगा, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। कैसे,
तो 9 तो क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये तो क्या होंगे आउटर फैले हुए हैं। तो ये कितने कितने हैं पेयर में, दो के पेयर में है। तो 9 का क्या होता है डबलेट होता है। और 2 हमारे पास क्या है सेंटर में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सेंट्रल न्यूक्लियाई बोलते हैं या सेंट्रल कोर पार्ट बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन हो गया आउटर कवरिंग है। सिलिया फ्लैजिला कवर करके कौन रखता है, मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। कहाँ पर पाया जाता है, बॉडी सरफेस के ऊपर पाया जाता है। तो ये कंडीशंस होती हैं। जहाँ से फ्लैजिला राइज होगा उसको हम क्या कहते हैं बेसल बॉडी बोलते हैं। यहाँ पर बीच में कौन होगा हुक होकर, उसके बाद कौन है फिलामेंट है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर रहे हैं कुछ चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस किया है। जैसे मेम्ब्रेन का प्रेजेंट है डाइनिन इनर आर्निन, तो ऐसा कुछ इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। ये ध्यान रखना कि इसका जो अरेंजमेंट होता है सिलिया फ्लैजिला का वो कितना होता है 9+2 का होगा। इसको बात को नोट कर लेना। फ्लैजिला क्या होंगे 1-2 नंबर में होंगे नॉर्मली पूरी स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पर क्या होगा जो सिलिया है वो न्यूमरस फॉर्म में पूरी बॉडी के ऊपर क्या होंगे फैले हुए हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं यूकैरियोटिक जो सिलिया और फ्लैजिला है वो उनका अरेंजमेंट कितना होता है 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का होता है। ठीक है, बेसल बॉडी कितने की रहेगी 9+0 अरेंजमेंट करेगा। 9 अब किसके है ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 9 अब किसके डबलेट की फॉर्म में क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। तो बेसल बॉडी का अरेंजमेंट क्या होगा 9+0 होगा। सिलिया फ्लैजिला का अरेंजमेंट कितना होगा 9+2 होगा। तो सिलिया फ्लैजिला 9+2 है और बेसल बॉडी क्या है 9-0 है। ठीक है, तो जैसे 9 है वो किस फॉर्म में है डबलेट की फॉर्म में, 2 ये जुड़ गए टोटल कितने 20 है। और इधर ये 9 क्या है ट्रिपलेट की फॉर्म है, तो इससे क्या होंगे टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल के प्रेजेंट होंगे। तो एक्सोनिमा है वो क्या होगा ये हमारा फिलामेंट है। ठीक है, सिलिया है फ्लैजिला है, तो इसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती है। इसके बाहर कौन होगी आउटर कवरिंग होती है, जिसको क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग है। और जो अंदर पार्ट बचेगा इसको हम क्या कहते हैं एक्सोनिम बोलते हैं। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हम फिर सेंट्रोसोम की बात करते हैं। 2 सेंट्रियोल हैं, 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं। यही एनिमल सेल के अंदर क्या करते हैं कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल सेपरेशन का काम भी क्या होता है इन्हीं का होता है। पॉल क्रिएट करने का पॉल बनाने का काम भी इन्हीं का होगा। तो सेंट्रल केवल किस में प्रेजेंट पाया जाता है एनिमल में पाया जाता है। ऐसे हमने कुछ बात की थी प्लांट में केवल कौन सी पाई जाती है केवल प्लांट में ही मिलती हैं। सेल वॉल हो गया, वैक्यूल हो गया, क्लोरोफिल हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं वो केवल किस में प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं, एनिमल में नहीं होती। तो सेंट्रल केवल किस में प्रेजेंट होगा एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। किस में हेल्प करता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का क्या होता है मूवमेंट होगा। तो यहाँ तक हमने है कुछ पोर्शन है उसको डिस्कस किया है। और रिमेनिंग जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन वो अपना नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तब तक आप इसी वीडियो को पढ़ते रहे, अच्छे से नोट्स बनाएं, ताकि जो तैयारी है उसको बूस्टअप मिले। फिर भी आपका कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट में आप उस क्वेरी को लिख सकते हैं, जिसका जवाब हम सीधा ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इन्हीं सभी आशयों के साथ लगातार आपकी तैयारी है उसको मेंटेन रखिए, अच्छा रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।